स्वागत है आपका स्टडी विद अरमान में। और आज का ये डीप डाइव बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग एसएससी जीडी 8 मई 2026 के शिफ्ट 1 एग्जाम का एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए ये एनालिसिस सिर्फ एक नॉर्मल रिव्यू नहीं है। हम बेसिकली उस पूरी स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे जो एक कैंडिडेट को एग्जाम हॉल में मेंटली स्ट्रांग बनाती है। सही कहा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अगर ऐसे ही डेली एसएससी जीडी एग्जाम एनालिसिस, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस सेट्स और इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल स्टडी विद अरमान को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। हाँ, ये अपडेट्स एस्पिरेंट्स के लिए बहुत क्रूशल होते हैं। तो अगर हम आज के पेपर की बात करें तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट था, लेकिन स्टूडेंट्स का रिएक्शन कुछ और ही कहानी बता रहा था। एग्जैक्टली मतलब पेपर देखने में बैलेंस्ड लग रहा था, पर एक सरप्राइज एलिमेंट था जो काफी हाई था। मैं सोच रही थी कि अगर पेपर इजी टू मॉडरेट है तो बच्चे कहाँ फंस गए। वही ना, असली चैलेंज ये नहीं था कि क्या पूछा गया है, बल्कि सवाल कैसे पूछा गया है। सारा गेम वही था। एक स्टूडेंट का बहुत ही डायरेक्ट रिएक्शन था कि ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स ने पूरी तरह से फंसा दिया। वेट, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स तो हमेशा से सिलेबस का पार्ट होते हैं, उसमें इतना शॉकिंग क्या था? शॉकिंग उनकी डेप्थ थी। देखिए, जनरल अवेयरनेस या जीएस सेक्शन में यूजुअली स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, राइट? पर इस बार ऑप्शंस इतने क्लोज और कंफ्यूजिंग थे कि कैंडिडेट्स को एक्चुअली रुककर एनालाइज करना पड़ा। ओ आई सी। तो जो जीएस सेक्शन सबसे जल्दी होना चाहिए था वो बेसिकली एक स्पीड ब्रेकर बन गया। बिल्कुल सही पकड़ा। जब 4 ऑप्शंस में सिर्फ एक वर्ड या किसी साल का छोटा सा डिफरेंस हो तो रटा हुआ नॉलेज काम नहीं आता, वहां आपका टाइम लगता है। और जैसे ही जीएस में टाइम ज़्यादा लगने लगता है तो बाकी पेपर की पूरी टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन को स्कोर बूस्टर बताया गया है। हाँ, ये दोनों सेक्शंस बहुत स्कोरिंग थे। रीजनिंग में आराम से 17 से 19 सवाल बन रहे थे, और वो भी सिर्फ 10 से 12 मिनट में। 10 से 12 मिनट में 19 सवाल, ये तो बहुत अच्छी स्पीड है। पर लैंग्वेज सेक्शन में ऑप्शंस क्लोज बताए गए थे, तो फिर वो इजी स्कोरिंग कैसे हुआ? देखिए, लैंग्वेज में ऑप्शंस भले ही क्लोज लगे, लेकिन वहाँ एलिमिनेशन मेथड बहुत शार्पली काम करता है। अगर आपको बेसिक ग्रामर के रूल्स आते हैं तो गलत ऑप्शन तुरंत बाहर हो जाता है। वहां से सही जवाब चुनना डुएबल हो जाता है। एग्जैक्टली। और रीजनिंग में भी कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन जैसे टॉपिक्स पूरी तरह से पैटर्न बेस्ड थे। एक बार पैटर्न क्लिक हुआ तो सवाल सेकंडों में सॉल्व हो जाता है। राइट। और जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट बहुत लगाए हैं उनका दिमाग तो उन पैटर्न्स को लेके ऑलरेडी ट्रेंड होता है ना? बिल्कुल। और जब शुरू में ही ऐसी स्पीड बनती है ना, तो एक बहुत सॉलिड मोमेंटम मिल जाता है। उस मोमेंटम से आगे के टफ सवाल हैंडल करने का कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन इसी मोमेंटम को तोड़ने के लिए एग्जाम में स्पीड ब्रेकर्स भी तो होते हैं। जैसे इस बार मैथ्स को पूरी तरह से एक स्पीड टेस्ट बताया गया है। उसमें सेफ अटेम्प्ट सिर्फ 14 से 17 बताए गए हैं। हाँ, और इसका सबसे बड़ा रीजन था मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति और डीआई के सवाल। ये क्वेश्चंस कंसेप्चुअली टफ नहीं थे, लेकिन इनकी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा लेंदी थी। यानी फॉर्मूला तो सबको पता था, लेकिन नंबर्स ऐसे थे जो आसानी से कट नहीं रहे थे। डेसिमल में कैलकुलेशंस करनी पड़ रही थी। सही बात है। अब मान लीजिए वॉल्यूम निकालने का सवाल है और डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। वहां मैथ की नॉलेज नहीं है, आपके धैर्य और कंसंट्रेशन का टेस्ट हो रहा है। वही तो, एग्जाम हॉल के उस प्रेशर में डेसिमल की कैलकुलेशन करना किसी मेंटल टॉर्चर से कम नहीं है। और यहीं पर सबसे बड़ा डेंजर साइन आता है जिसे ईगो ट्रैप कहते हैं। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। साइकोलॉजी में इसको संक कॉस्ट फैलेसी बोलते हैं। होता क्या है कि एक कैंडिडेट ने मान लीजिए मैथ को 1 साल तक दिन रात पढ़ा है। अब उसके सामने कैलकुलेशन वाला सवाल आया। अब उसका ईगो उसको वो सवाल छोड़ने नहीं देगा, है ना? एग्जैक्टली। उसका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उसके 2 मिनट और 1 साल की मेहनत बेकार हो गई। उसको लगता है कि थोड़ा और टाइम दूंगा तो आंसर आ जाएगा, और इस ईगो की लड़ाई में वो 5 मिनट बर्बाद कर देता है। ओ वाओ! उन 5 मिनट में वो हिंदी या रीजनिंग के 10 इजी सवाल कर सकता था। मतलब एक टफ सवाल और एक इजी सवाल के मार्क्स तो सेम ही होते हैं ना? बिल्कुल सेम होते हैं। इसीलिए एमसीक्यू एग्जाम्स में एक टफ सवाल को स्किप करना कोई हार नहीं है। ये एक बहुत ही स्मार्ट और हाई लेवल की स्ट्रैटेजी है। सही बात है। स्किप करना हार नहीं, स्ट्रैटेजी है। ये पॉइंट हर एस्पिरेंट को नोट कर लेना चाहिए। तो चलिए उसी सेफ जोन के नंबर्स पे बात करते हैं। जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से सेफ अटेम्प्ट्स 65 से 72 के बीच होने चाहिए।
पर एक कंडीशन है, एक्यूरेसी 90% से ऊपर होनी चाहिए। 90% एक्यूरेसी बहुत क्रूशियल है यहाँ पे। राइट। और अगर हम कैटेगरीज के हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो जनरल के लिए ये 70 से 75 प्लस के आसपास लग रहा है। हाँ, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 68 से 72 प्लस और ईडब्ल्यूएस के लिए 67 से 71 प्लस जा सकता है। बिल्कुल। एससी कैंडिडेट्स के लिए सेफ जोन 60 से 67 लग रहा है और एसटी के लिए 8वां से 83 प्लस का एस्टिमेट है। पर एक सवाल है मेरा यहाँ पे। हाँ, बताइए। अगर पेपर 100 सवाल का है और कोई सिर्फ 67 या 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करता है, तो बाकी 30 क्वेश्चन छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क नहीं लगता कैंडिडेट्स को? उन्हें लगता होगा कि अटेम्प्ट्स बहुत कम है। ये डर लगना बहुत नॉर्मल है और अक्सर इसी डर की वजह से बच्चे लालच में आके नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हैं। यहाँ क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का खेल है। मतलब 70 सवाल 95% एक्यूरेसी के साथ करना ज्यादा सेफ है बजाय 90 सवाल 70% एक्यूरेसी के साथ करने के। एब्सोल्युटली। जो लोग अपकमिंग शिफ्ट्स में बैठने वाले हैं उनके लिए क्लियर ब्लूप्रिंट भी है हमारे पास। हाँ, और ये ब्लूप्रिंट बहुत प्रैक्टिकल है। पहली चीज, रीजनिंग को 12 मिनट के अंदर ही पैक करने का टारगेट रखें, उसमें ज्यादा टाइम ना दें। और मैथ्स के लिए उन्होंने रेकमेंड किया है कि मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के सारे फॉर्मूलाज अच्छे से रट लें। इससे क्या होगा कि एग्जाम में फॉर्मूलाज याद करने में जो दिमाग की एनर्जी लगती है वो बचेगी। बिल्कुल, ताकि वो एनर्जी पूरी तरह से उस लेंदी कैलकुलेशन पर फोकस हो सके। और जीएस के लिए अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और ज्योग्राफी पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दें। पुराने साल के पेपर्स यानी पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट सबसे बढ़िया वेपन है इसके लिए। सही बात है। मॉक टेस्ट लगाने से दिमाग को आदत पड़ जाती है उन कंफ्यूजिंग ऑप्शंस को पहचानने की। अभी तक हमने स्ट्रैटेजी, कट ऑफ्स और इन सब टेक्निकल बातों पर फोकस किया, पर यहाँ एक बहुत ही इमोशनल साइड भी है इस एग्जाम का। हाँ, एग्जाम सिर्फ नंबर्स और कट ऑफ्स का गेम थोड़ी है। इसके पीछे लाखों बच्चों के सपने जुड़े होते हैं। एग्जैक्टली। एक कैंडिडेट ने कहा था, खेती तो करेंगे ही पर बेल्ट की नौकरी का अलग जुनून है। मतलब किसान के बेटे 300 किलोमीटर का सफर तय करके एग्जाम देने आए हैं। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये पूरे परिवार का फ्यूचर बदलने का एक मौका है। ये बहुत ही पावरफुल बात है। जब एक स्टूडेंट उस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठता है ना, तो उसके कंधों पर सिर्फ अपना करियर नहीं होता, अपनी पूरी जनरेशन को गरीबी से निकालने का प्रेशर होता है। और यही वर्दी का जुनून उन्हें इतनी दूर आने और इतनी मेहनत करने की ताकत देता है। ये जुनून ही उनका सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। पर आज के इस एनालिसिस से एक बात पूरी तरह से क्लियर हो गई है, सिर्फ जुनून होना काफ़ी नहीं है। उस जुनून को कंसिस्टेंसी और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। उम्मीद है ये डीब्रीफिंग अपकमिंग शिफ्ट्स के कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। हाँ, और एक बार फिर अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो स्टडी विद अमान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपका टारगेट अटेम्प्ट क्या रहने वाला है। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे फोकस्ड।